उपयोगिता एक समान हो। ठीक है, यहाँ पर वही बात आपके लिए आ गई है कि एक उपभोक्ता जो है अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसके लिए वो अपनी आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि दोनों वस्तुओं पर व्यय की गई अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसके लिए क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, अभी आपको सुनने में थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे, लेकिन आगे जब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न और अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। ये मान्यताएं हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता को क्या माना गया है, एक विवेकशील प्राणी माना गया है जो उपभोग करने के दौरान उसे जो उपयोगिता प्राप्त होती है मस्तिष्क में उसकी गणना कर सकता है। दूसरा है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी रहती है, समान रहती है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, बाजार में प्रचलित फैशन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। यह समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं आपने देख ली हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम की कुछ सीमाएं हैं। कह रहे हैं कि ये मान्यता दोषपूर्ण है। समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताओं को क्या माना गया है, दोषपूर्ण माना गया है। वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन, अगर वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तो यह नियम वहाँ पर भी लागू नहीं होता है, मतलब वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि वस्तुओं की उपलब्धता ना होने पर, अगर वस्तु है ही नहीं तो भी ये नियम लागू नहीं रहेगा, अगर उनकी उपलब्धता बाजार में नहीं है या उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं हो रही है। और पूरक वस्तुओं की दशा में यह नियम पूरक वस्तुओं की दशा में लागू होता है, ये पूरक वस्तुओं की दशा में लागू होता है। ठीक है, तो ये सारी मान्यताएं हमने देख ली। अगला अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं, पहला प्रश्न है मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है। तो मार्शल ने जो समसीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है वो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। पहला कह रहा है वस्तुओं के संबंध में, दूसरा कह रहा है मुद्रा के संबंध में, तीसरा कह रहा है दोनों के संबंध में और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम का कथन वस्तुओं के संबंध में दिया है, तो पहला जो ऑप्शन आपका है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, ये बिल्कुल मेमोरी वाला क्वेश्चन है, आप अपनी मेमोरी में रख लीजिए कि समसीमांत उपयोगिता नियम को ग्रॉसन का द्वितीय नियम या दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो आपने सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ा था, तो सीमांत उपयोगिता हास नियम को ग्रॉसन का प्रथम नियम कहते हैं और समसीमांत को कौन सा नियम कहते हैं, द्वितीय नियम। तो आप बोलते जाइए और लिखते जाइए नोटबुक में, तो आपको लर्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता है। पहला ऑप्शन गिवन है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, तो अभी हमने मान्यताएं देखी थी तो उसमें यह मान्यता थी कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। दूसरा कह रहा है कि उपभोक्ता की आय और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात भी सही है, यह भी मान्यता है। और तीसरा कह रहा है उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, इसीलिए आप चौथे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, उपयुक्त सभी। बहुत सावधानी से आपको जो है ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। इस प्रकार से ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अगला प्रश्न चौथे पे हम चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करता है, तो समसीमांत उपयोगिता नियम किसको व्यक्त करता है, उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करता है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता को खालिस्तान रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता को कौन से पैमाने से मापा जा सकता है, आपने याद किया है मुद्रा रूपी पैमाने से। ठीक है, पिछले वीडियो में भी ये था कि मुद्रा रूपी पैमाने से उपयोगिता को मापा जा सकता है और इस विधि को हम क्या कहते हैं, याद आया होगा आपको, गणनावाचक विधि कहते हैं। उपयोगिता को मापने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां, एक है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो गणनावाचक जो दृष्टिकोण है उसके जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वो मार्शल कहे जाते हैं और मार्शल की ऐसी मान्यता थी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और वो भी मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है।
अगला प्रश्न कहता है अधिकतम संतुष्टि हेतु प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की खालिस्तान उपयोगिता एक समान होना चाहिए। मान्यताओं में से आ गया है। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का दूसरा सेंटेंस जो आप पढ़ रहे हैं, केवल आप इस सेंटेंस को भी समझ लेते हैं और ये सेंटेंस भी लिख देते हैं तो सम सीमांत उपयोगिता नियम आपके हाथ में आ जाएगा। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जो है अपनी सीमित आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि दोनों पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, क्या आएगा यहाँ पर, सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में तीसरा, सम सीमांत उपयोगिता नियम वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता। तो कौन सी वस्तुओं के संबंध में नहीं लागू होता है, पूरक वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पूरक। अब है सत्य और असत्य बताइए। सत्य और असत्य में पहला प्रश्न कह रहा है सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है उपभोक्ता के संतुलन को बताता है कि नहीं बताता है, तो आप जानते हैं कि ये उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। ठीक है, आपने अभी पहले ही देखा था कि ये उपभोक्ता के संतुलन को क्या करता है, बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता। ठीक है, तो जो है ये नियम जो है पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता है। ठीक है, पहली स्लाइड में जो आपको समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं बताई थी उसमें गलती से ये मिस प्रिंट है किताब में कि पूरक वस्तुओं की दशा में लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए कि ये पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता, ये सही है, लागू नहीं होता है, ये सही है। आप पहली स्लाइड में उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, मिस प्रिंट है वो किताब में। ठीक है, यहाँ पे समय की सीमितता के कारण, समय कम होने के कारण किताब से सीधे जो है स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट इसमें है। तो सही यही है कि पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर भी सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हमने मान्यताओं में पढ़ा था कि वस्तुओं के मूल्य में यदि परिवर्तन हो जाएगा तो ये नियम लागू नहीं हो पाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है उत्पादन के साधनों के पुरस्कार निर्धारण में सम सीमांत उपयोगिता नियम अनुपयोगी है। क्यों अनुपयोगी है, ये तो उपयोगी है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य। इसी प्रकार अगला जो है जोड़ियाँ बनाने वाला है। चाहती तो मैं ये हूँ कि आप लोग खुद करें इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को आप खुद कीजिए। जोड़ियों बनाने वाला आप आराम से इसको कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके साथ क्या आएगा, लिख कर बताइए। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, मैं करवा रही हूँ आपको। और जोड़ियों बनाने वाला आपको खुद करना बहुत सरल है, इतना ज्ञान आपको इस वीडियो देखकर ही हो जाएगा कि आप जोड़ियाँ खुद बना लेंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो उस दशा को क्या कहते हैं। जब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो कहते हैं कि उपभोक्ता कौन सी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रॉसन का दूसरा नियम किसे कहते हैं। अभी पढ़ा हमने कि ग्रॉसन का दूसरा नियम हम समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। तीसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम की एक मान्यता बताइए। हमने आपको बहुत सारी पढ़ाई है, जो आपको याद रहे वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, एक मान्यता तो आपको सही जोड़ी बनाने में ही लिखी हुई है। अगर आप सही जोड़ी ठीक से बनाएंगे तो दूसरे नंबर का जो कह रहा है समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता, तो मान्यता ढूंढकर आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता हो गई। अगला है उत्पादक अपनी लागत को किस नियम के आधार पर न्यूनतम करता है। ठीक है, तो जो है समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर न्यूनतम करता है। तो ये वीडियो आपका यहीं ख़त्म होता है। इसका रिवीजन आप कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ओके, थैंक्स।